प्यारे बच्चों, लौट आई हूँ फिर एक और वीडियो के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। कक्षा 10 में ये कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। देखो, उत्साह जो कविता है ये एक आह्वान गीत है। ध्यान में रखना है, ये एक आह्वान यानी कि बुलाना। आह्वान मतलब पुकारना, आह्वान यानी कि बुलाने वाला, पुकारना। आह्वान गीत है ये। तो इसमें क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया है, बादल को प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है। बादल जो था वो निराला जी का प्रिय विषय था भाई, ध्यान में रखना। देखें इसमें बादल किसका प्रतीक है, पहले अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बादल गरजो, अर्थात बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर अर्थात बादल, घेर घेर कर, घोर गगन अर्थात पूरे गगन में छा जाओ बादल। अरे बादल तुम घेर घेर कर पूरे गगन में छा जाओ। ललित ललित, ललित अर्थात सुंदर, तुम कैसे हो, सुंदर सुंदर हो। काले घुंघराले, और कैसे हो, छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं और बादल भी वैसे ही घुंघराले घुंघराले लगते हैं। तो बादल किसके समान है, छोटे बालकों के घुंघराले घुंघराले बालों के समान हैं। और बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं, छोटे बच्चों की कल्पनाएं कैसी होती हैं, उनका कोई अंत ही नहीं होता, कहाँ तक पहुँच जाती हैं उनकी कल्पनाएं। इसी तरह से बादल होते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ, अभी यहाँ, पल भर में बादलों का पता ही नहीं चलता, पल पल बदलते रहते हैं। इसीलिए बादलों को क्या बोला है, बच्चों की कल्पनाओं के जैसे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर में, उन बादलों के हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है। बादलों के हृदय में बिजली की जो चमक छिपी हुई है। और बादल कैसे हैं, नव जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले हैं। और कवि को भी नया जीवन किस प्रकार से देते हैं, कवि को भी बादल प्रेरणा देते हैं लिखने के लिए। क्या प्रेरणा देते हैं कि क्रांति, इस समाज में क्रांति लानी आवश्यक है। अगर परिवर्तन चाहिए इस समाज में तो क्रांति अवश्य ही आनी चाहिए। और कवि क्या करेगा, कवि जो है वो लिख लिख कर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाएगा और समाज में क्रांति आएगी। इसीलिए बादल क्या कर रहे हैं, कवि के मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। और वज्र छिपा, जिस तरह से बिजली की चमक बादल के अंदर छिपी हुई होती है, उसी तरह से नूतन कविता फिर भर दो। कवि के मन में भी नई कविता का संचार कर दो। ध्यान से समझना है कि यहाँ बादलों के दो रूप सामने आ रहे हैं। कितने, दो रूप सामने आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो बादल हैं बिल्कुल कोमल, कैसे, काले काले घुंघराले बालों जैसे, और दूसरा बच्चों की कल्पनाओं जैसे, ठीक है। और इसका दूसरा रूप कौन सा सामने आ रहा है, बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक हैं, नव जीवन देने वाले हैं। बादल जो हैं वो नव जीवन देने वाले हैं, समाज में क्रांति लाने वाले हैं। अर्थात ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न आ जाए कि बादल किसका प्रतीक है तो ध्यान में रखना है बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। और इस
इसमें क्या प्रश्न बन सकता है कि बादल किसकी कल्पनाओं के समान हैं? तो बच्चों की कल्पनाओं के समान हैं बादल, और नव जीवन देने वाले हैं बादल, और कवि के मन में उथल पुथल मचा देने वाले हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता होती है। जिस तरह से बादलों का गरजता रूप क्रांति ला देता है, उसी तरह से समाज में भी क्रांति की, परिवर्तन अगर चाहिए समाज में तो क्रांति की आवश्यकता होगी ही होगी। आगे देखें, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। इससे पहले अपने ये भी पढ़ेंगे, इससे अर्थ निकलेगा विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग का मतलब क्या होता है? भीषण गर्मी। दो अर्थ हैं, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एक तो निदाग अर्थात फिर से शुरू करते हैं, लाइट चली गई थी तो देखें, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। इसके बाद ये वाली पंक्ति अपन पढ़ेंगे पहले, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग, निदाग का क्या अर्थ होता है? भीषण गर्मी। और एक अर्थ और होता है निदाग का, वो और प्रतीकात्मक अर्थ होगा। प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा इसका? किसका? निदाग का। दूसरा संकेतार्थक क्या होगा? प्रतीकात्मक अर्थात सांसारिक कष्ट। सांसारिक कष्ट। तो ध्यान में रखना है कि निदाग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, अर्थात दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है? सांसारिक कष्ट। तो समझते हैं इस पंक्ति को, देखो कि विश्व के जो सभी लोग हैं, सकल मतलब सभी, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण व्याकुल और उन्मन हैं। उन्मन अर्थात अनमने, अनमना, मन नहीं लगना, कहीं भी मन नहीं लगना। और इसका दूसरा अर्थ देखें कि विश्व के सभी लोग सांसारिक कष्टों की वजह से व्याकुल और अनमने हैं। आया समझ में? आगे देखें, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन की आए हो तुम। अज्ञात दिशा से, बादलों की दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, किस दिशा से आ जाते हैं। और बादलों को अनंत के घन क्यों कहा गया है? अर्थात ये अनंत होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। आए अज्ञात दिशा से कि आप अनंत हैं और अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा अर्थात तपती हुई धरती। तप्त धरा अर्थात तपती हुई धरती। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ भी अपने लेंगे। किससे? सांसारिक कष्ट। जिस तरह से निदाग का अर्थ लिया है, उसी तरह से तप्त धरा का अर्थ दूसरा क्या होगा? प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा? दुख से पीड़ित धरती, अर्थात दुख से पीड़ित धरती की। दुख से पीड़ित धरती, पहली बात तो अपने सिंपल अर्थ रहते हैं कि तप्त धरा, इस तपती हुई धरती को जल से फिर, बादलों अपने जल से तुम इस धरती को, तपती हुई धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो। आया समझ में? अब दूसरा अर्थ देखते हैं। मैं इसका शुरुआत से आपको समझाती हूँ कि विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी की वजह से व्याकुल और अनमने हैं, और अज्ञात दिशा से तुम बादल जो आए हो वो इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो। अब दूसरा अर्थ देखें कि इस विश्व के सभी लोग सांसारिक कष्टों से पीड़ित हैं और
जो इस तपती धरती अर्थात दुख से पीड़ित जो धरती है उसे अपने जल से शीतल कर दो। शीतल जल का अर्थ दूसरा क्या निकलेगा? शीतलता भर दो अर्थात शांति। यहाँ जल किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। अर्थात सांसारिक कष्टों से जो दुख से पीड़ित धरती है उसे शांति, उसमें क्या भर दो? शांति भर दो, बादल गरजो। अब देखिए प्रश्न कौन कौन से इसमें बनते हैं। एक तो इस कविता का नाम उत्साह, इस कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह क्यों रखा गया? क्योंकि यह नव बादल जो हैं वो नव जीवन का प्रतीक हैं और कवि के मन में लिखने की प्रेरणा भरते हैं, उत्साह भरते हैं, लोगों के मन में उत्साह भरते हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह रखा गया है। अब देखें बादलों के कौन कौन से रूप सामने आए हैं। बादलों के दो रूप सामने आए हैं। एक तो वे बच्चों के काले घुंघरालों की तरह, बालों की तरह हैं और बच्चों की कल्पनाओं के समान है अर्थात नाजुक हैं, कोमल हैं। और दूसरे क्रांति के प्रतीक हैं, चेतना का प्रतीक है, नव जीवन का प्रतीक है बादल। और देखिए प्रश्न बनता है कि सभी लोग, विश्व के सभी लोग किससे पीड़ित हैं? तो ध्यान में रखना है विश्व के सभी लोग सांसारिक कष्टों से, जो शोषित जन है, शोषक वर्ग है, वह अपने कष्टों से पीड़ित है। और प्रश्न बन सकता है कि तपती हुई धरती को कौन शीतल करता है? तो तपती हुई धरती को बादल जो हैं वो शीतल कर देते हैं। अर्थात इस तपती हुई धरती पर जो पीड़ित लोग हैं उनमें बादल क्या करते हैं? नए जीवन का संचार कर देते हैं। तो ये है उत्साह कविता। अब देखेंगे अट नहीं रही है। तो देखें एक और छोटी सी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अट नहीं रही है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस कविता में है क्या। इस कविता में वसंत ऋतु में जो फाल्गुन का महीना आता है, फागुन मास जो आता है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इस कविता में किया गया है कि प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि वो इन आँखों में समा ही नहीं रही है। तो देखें अट नहीं रही है, अट का मतलब समाना, समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन, यानी फाल्गुन मास की आभा जो है, सुंदरता है, वो मेरी आँखों में समा ही नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात फाल्गुन मास की जो सुंदरता है वो मेरे मन में समा ही नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात जब फूल खिलते हैं तो पूरी हवाओं में फूलों की खुशबू फैल जाती है और उन हवाओं से, खुशबूदार हवाओं से, सुगंधित हवाओं से हर घर भर जाता है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, प्रकृति जब सांस लेती है, सुंदर सुंदर खिले हुए फूल जब सांस लेते हैं, तो अर्थात सांस लेने का मतलब हवाओं से है, खुशबूदार हवाओं, सुगंधित हवाओं से है सांस लेने का मतलब। जब सुगंधित हवाएं जब चलती हैं तो हर घर जो है वो सुगंधित हवाओं से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और उड़ने के लिए आकाश में तुम हर पक्षियों में जान भर देते हो और पूरा आसमान जो है वो पंखमय हो जाता है। पर अर्थात पूरा आसमान पंखमय हो जाता है, इतने पक्षी आसमान में उड़ते हैं। और आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मैं फागुन मास में आँख हटाना चाहता हूँ प्रकृति की तरफ से,
लेकिन मेरी आँख हट नहीं रही है। मेरा मन करता है कि मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर ही समा लूं। आगे देखें, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन मास में क्या होता है, पत्तों से डालियां भर जाती हैं, सुंदर सुंदर पत्ते खिलते हैं और कहीं हरे हैं कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय, कहीं हृदय में मंद गंध पुष्पमाल। क्या पड़ी है, मंद मंद गंध वाले फूलों की माला। ऐसा लगता है प्रकृति सुंदरी ने क्या पहन रखी है, मंद मंद गंध वाले फूलों की माला पहन रखी है। प्रकृति सुंदरी जो है वो किस से लदी हुई है, उसके हृदय में। ऐसा लगता है कि प्रकृति सुंदरी के हृदय में मंद मंद गंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। आगे देखें, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात स्थान स्थान, हर स्थान की शोभा जो है, सुंदरता जो है वो पट नहीं रही है, कहीं भी समा नहीं रही है। तो फाल्गुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कितना अच्छा और कितने सरल शब्दों में कवि ने किया है। तो इसमें प्रश्न बनता है, एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अट नहीं रही है कविता में। दो प्रश्न बनेंगे, देखें। एक तो अट नहीं रही है कविता में कौन से मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है और इसमें क्या बताया गया है, फाल्गुन मास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और प्रश्न बन सकता है इसमें कि अट नहीं रही है कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखें, आज जो मानव जो है वो अनुचित दोहन कर रहा है प्रकृति का, अनावश्यक दोहन कर रहा है, तो कवि हमें इस अनावश्यक दोहन से बचाना चाहता है, जीवन के संकट जो आने वाले खतरों से बचाना चाहता है। वो ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है और हमें प्रकृति के साथ निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। तो ये थी कविता अट नहीं रही है। तो दोनों कविताएं आपकी हो चुकी हैं, निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है। कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ और सबको मेरा बहुत बहुत खूब आशीर्वाद कि आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। शुक्रिया।